हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कृति और आप देख रहे हैं द फाइनेंशियल टिडबिट्स। आज टीएफटी में हम एक ऐसी स्कीम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। ये स्कीम पॉपुलर इसलिए भी है क्योंकि गवर्नमेंट खुद इसे अपनी एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ करती है। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, जो गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग एम्प्लॉयज़ है, सब इस स्कीम के अंदर आते हैं। स्कीम का नाम है नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस). लेकिन ज़्यादातर इन्वेस्टर्स इस स्कीम में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको सरकार के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट है या फिर उनको टैक्स सेविंग्स करना है विदाउट नोइंग द स्कीम इन डिटेल। इससे क्या दिक्कत होती है, वो अपने लिए सही ऑप्शंस चूज नहीं कर पाते हैं और इस स्कीम का जो फुल ऑन बेनिफिट ये उनको नहीं मिलता है। आज के वीडियो में हम एनपीएस की इस स्कीम को बहुत डिटेल में जानेंगे और साथ ही साथ जो इसका प्रोज एंड कॉन्स है वो भी डिस्कस करेंगे ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला पॉइंट आ जाता है एलिजिबिलिटी, मतलब किसके लिए है ये अकाउंट। कोई भी इंडियन सिटीजन जिनका उम्र 18 साल से 70 साल के बीच में है वो अपने नाम पे ये अकाउंट खोल सकते हैं। माइनर बच्चे, मतलब बच्चे जिनका उम्र 18 साल से नीचे है, अब उनके नाम पे भी एनपीएस अकाउंट खोलना पॉसिबल है एनपीएस वात्सल्य के तहत। एनपीएस वात्सल्य पे एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल में जल्द ही आने वाला है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए ताकि वीडियो आते ही सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। एनआरआईज भी अब एलिजिबल है एनपीएस के लिए। जो गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज़ है और गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग एम्प्लॉयज़ है उनके लिए तो ये स्कीम मैंडेटरी है ही। साथ ही साथ अगर कोई कॉरपोरेट, कोई प्राइवेट सेक्टर एंटिटी इस स्कीम में एनरोल करती है तो उनके एम्प्लॉयज़ भी इस स्कीम के अंदर आ जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एनपीएस। एनपीएस में दो टीयर्स होते हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2। उसको भी डिटेल में जानेंगे। एनपीएस टीयर 1 रिटायरमेंट अकाउंट है, वाइल एनपीएस टीयर 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। मतलब आपके रिटायरमेंट के लिए जो कॉर्पस इकट्ठा हो रहा है वो टीयर 1 में इकट्ठा होता है और टीयर 2 एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट की तरह यूज होता है। जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वैसे अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहे तो उसके लिए टीयर 2 है। स्टेटस में आते हैं। टीयर 1 इज मैंडेटरी अकाउंट वाइल टीयर 2 इज एड ऑन और ऑप्शनल अकाउंट। मतलब जब आप एनपीएस के लिए एनरोल करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली टीयर 1 अकाउंट ही ओपन होता है। उसके बाद अगर आप चाहे ऑप्शनली आपके डिस्क्रिप्शन में टीयर 2 अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या आता है, जैसे मैंने पहले ही बताया है 18 टू 70 ईयर्स ऑफ एज की कोई भी इंडियन सिटीजन एनपीएस में एनरोल कर सकते हैं। तो ये टीयर 1 की एलिजिबिलिटी हो गई। टीयर 2 के लिए एलिजिबिलिटी क्या आता है, द पर्सन शुड ऑलरेडी बी एनरोल्ड इन टीयर 1। मतलब डायरेक्टली टीयर 2 अकाउंट ओपन नहीं किया जा सकता है, टीयर 1 में एनरोलमेंट होने के बाद ही टीयर 2 अकाउंट ओपन होगा। विड्रॉल के क्या रूल्स है, विड्रॉल टीयर 1 में बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड होता है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और टीयर 2 में वैसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मिनिमम कंट्रीब्यूशन वाइल ओपनिंग, अकाउंट खोलने के लिए टीयर 1 में आपको मिनिमम ₹500 कंट्रीब्यूट करना है और टीयर 2 के लिए विच इज 250, ₹250 से आप टीयर 2 में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मैंडेटरी ईयरली कंट्रीब्यूशन कितना है टीयर 1 में, ₹1000, और टीयर 2 के लिए वैसी कोई मैंडेटरी डिपॉजिट नहीं है। टैक्स बेनिफिट, सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत आप टीयर 1 में एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग हम डिटेल में आगे इस वीडियो में बात करेंगे। और टीयर 2 में आमतौर पे कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टीयर 2 में उनका जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी सेक्शन 80C के अंदर टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 इयर्स के लिए लॉक इन हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हाल ही में 1 अक्टूबर 2025 से एनपीएस का एक लैंडमार्क अपग्रेडेशन आया हुआ है जिसको हम एनपीएस 2.0 या फिर मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क के नाम से जान रहे हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि एनपीएस 2.0 इज बेसिकली एन अपग्रेडेशन ऑफ द ट्रेडिशनल एनपीएस। इसलिए एनपीएस 2.0 को समझने के लिए ये जो ट्रेडिशनल एनपीएस है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आगे हम जानेंगे कि कौन कौन से कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट होती है। एनपीएस में मेनली 4 कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट होती है। नंबर 1 इक्विटी, मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है और ये हाई रिस्क माना जाता है। नंबर 2 कॉर्पोरेट बॉन्ड,
ये जो प्राइवेट कंपनीज है उनके जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है और इसको मॉडरेट रिस्क माना जाता है। नंबर 3, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स जो बॉन्ड इशू करती है इसमें इन्वेस्टमेंट होता है और इसको लो रिस्क माना जाता है। एंड द फोर्थ वन इज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, AIFs, जैसे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो गया, इसमें इन्वेस्टमेंट होती है और इसको वेरी हाई रिस्क माना जाता है। तो अब आते हैं क्या क्या चॉइसेस अवेलेबल है हमारे पास। सबसे पहले चॉइस ऑफ पेंशन फंड मैनेजर। 11 पेंशन फंड मैनेजर्स अवेलेबल है, इनमें से किसी एक को आप चुन सकते हैं। अब ये कैसे चॉइस कर सकते हैं, ये तो पूरा आप ही का डिस्क्रिप्शन है। कुछ लोग होते हैं ना जिनको हर चीज़ में सरकारी टैग चाहिए होता है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम देख के ही ये इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप भी ऐसे हो देन यू नो योर ऑप्शंस। कुछ ब्रांड प्रेफरेंस के बेसिस पे भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन द मोस्ट साइंटिफिक वे इज टू डू अ बिट ऑफ मार्केट रिसर्च। कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, तीन ही चीज देखना है। नंबर 1, एसेट अंडर मैनेजमेंट, AUM, मतलब कितना पैसा ये फंड मैनेज करती है। नंबर 2, देखना है पास्ट रिटर्न्स, थोड़ा लॉन्ग टर्म का रिटर्न देख सकते हैं जैसे 5 इयर्स हो गया या फिर फंड के लाइफ टाइम के रिटर्न्स हो गया। और नंबर 3, एज ऑफ फंड, कितने साल से ये फंड मैनेजर फंड्स मैनेज कर रही है। और मेरे हिसाब से अगर तीनों का एक बैलेंस हो कि फंड अच्छा खासा पैसा भी मैनेज कर रही है और पास्ट रिटर्न्स भी अच्छा है और फंड का जो एज है मतलब काफी साल से ये फंड काम कर रहा है, तो ये बैलेंस अगर मेंटेन कर रहा है फंड तो वैसा फंड आप चूज कर सकते हैं। बाकी ये तीन पैरामीटर्स एनालाइज करने के बाद आपको जो फंड आपके लिए सुटेबल लगे वो आप चूज कर सकते हैं। और क्या चॉइस अवेलेबल है हमारे पास? चॉइस ऑफ फंड एलोकेशन। फंड एलोकेशन के लिए दो चॉइसेस अवेलेबल है, एक है ऑटो चॉइस और दूसरा हो जाता है एक्टिव चॉइस। ऑटो चॉइस मतलब फंड एलोकेशन ऑटोमेटिकली होता है, किस बेसिस पे? सब्सक्राइबर के एज की बेसिस पे। इसमें सब्सक्राइबर के रिस्क एपेटाइट के हिसाब से तीन ऑप्शंस अवेलेबल है। नंबर 1, लाइफ साइकिल 75, जिसको हाई रिस्क माना जाता है। इसमें क्या होता है, 35 इयर्स ऑफ एज तक 75% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट अलाउड है और उसके बाद ये शेयर धीरे धीरे घटा के जब तक सब्सक्राइबर 55 की एज में पहुंचते हैं तब तक ये शेयर 15% में आ जाता है। दूसरा ऑप्शन है लाइफ साइकिल 50, ये मॉडरेट रिस्क टेकर्स के लिए है। 35 इयर्स तक 50% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट अलाउड है और ये शेयर ग्रेजुअली घटा के बाय द टाइम सब्सक्राइबर रीचेस 55 इयर्स ऑफ एज ये शेयर 10% में आ जाता है। एंड द थर्ड ऑप्शन इज लाइफ साइकिल 25, जो लो रिस्क टेकर्स के लिए है। इसमें 35 इयर्स तक 25% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट अलाउड है, उसके बाद द शेयर इज ब्रॉट डाउन टू 5% बाय द टाइम सब्सक्राइबर रीचेस 55 इयर्स। अगर ये ऑटो चॉइस का कॉन्सेप्ट आपको रिजिड लग रहा है तो आप एक्टिव चॉइस ऑप्ट कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, सब्सक्राइबर्स खुद डिसाइड करते हैं कि उनका एसेट मिक्स क्या होने वाला है। इन्वेस्टमेंट का जो अपर लिमिट है वो फिक्स किया हुआ है, जैसे आप इक्विटी में मैक्सिमम 75% तक ही इन्वेस्ट कर पाएंगे 50 इयर्स की एज तक। वहीं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, AIFs में आप मैक्सिमम 5% ही इन्वेस्ट कर सकेंगे, लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 100% इन्वेस्टमेंट अलाउड है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो पॉसिबल है, सिर्फ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे वो भी पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं पॉसिबल है। आप मैक्सिमम 75% तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में आप मैक्सिमम 5% तक ही इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, बाकी 95% आपको किसी और कैटेगरी में एलोकेट करना है। ये जो ऑटो चॉइस एंड एक्टिव चॉइस ये पूरा का पूरा टीयर 1 के लिए एप्लीकेबल है। टीयर 2 में एसेट एलोकेशन में कोई लिमिटेशन नहीं है। मैच्योरिटी ऑफ एनपीएस। एनपीएस अकाउंट टिपिकली 60 साल यानी जब आपकी रिटायरमेंट होती है तब मैच्योर होता है और मैच्योर होने के बाद इसके फंड विड्रॉल के क्या रूल्स है आइए देख लेते हैं। रिटायरमेंट के वक्त जो टोटल कॉर्पस होता है मतलब पूरा जो पैसा होता है उसका 60% ही आप विड्रॉ कर सकते हैं, जिसको हम लंप सम विड्रॉल बोलते हैं। और जो बाकी का 40% होता है उससे आपको एन्युइटी परचेज करना है। एन्युइटी परचेज करना है मतलब एक इंश्योरेंस खरीदना है जो आपको हर महीने इनकम देने वाला है। और ये जो लंप सम विड्रॉल है अगर आप चाहे तो वो एक बार में विड्रॉ कर सकते हैं या फिर ये ऑप्शन भी अवेलेबल है कि मंथली, क्वार्टरली या फिर एनुअल बेसिस पे आप पैसा विड्रॉ करेंगे, जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिक लंप सम विड्रॉल। पार्शियल विड्रॉल।
बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस में पार्शियल विड्रॉल अवेलेबल है क्योंकि ये एक रिटायरमेंट प्लान है। तो क्या क्लॉज है पार्शियल विड्रॉल के? नंबर 1, आपका अकाउंट ओपनिंग और कंट्रीब्यूशन के 3 साल के बाद ही आप पार्शियल विड्रॉल के लिए एलिजिबल होंगे, उससे पहले कोई विड्रॉल पॉसिबल नहीं है। और कितना पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं? मैक्सिमम 25% ऑफ सब्सक्राइबर्स कंट्रीब्यूशन। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मानिए 4 साल के बाद आपका कंट्रीब्यूशन है 1 लाख, जिसका प्रेजेंट वैल्यू है 1,20,000, लेकिन आप कितना पैसा विड्रॉ कर पाएंगे? 25% ऑफ 1 लाख, दैट इज 25,000 ओनली। यही आपकी मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट अलाउड है। और क्या है इसमें? आपका पूरा जो एनपीएस का स्पैन है, आप उसमें 3 ही बार विड्रॉल कर सकते हैं और 2 विड्रॉल के बीच में 5 इयर्स का गैप होना ज़रूरी है। और एक एग्जांपल के साथ हम समझेंगे। मानिए आपका कंट्रीब्यूशन एट द एंड ऑफ 4 इयर्स वाज ₹1 लाख और उस वक्त आपने ₹25,000 का विड्रॉल किया हुआ था। अब 10 साल के बाद आपको फिर से पैसे की ज़रूरत है और आप प्रीमेच्योर विड्रॉल करना चाहते हैं। और मान लेते हैं 10 साल के बाद आपका कंट्रीब्यूशन है ₹2.5 लाख। टोटल कॉर्पस की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं आपके कंट्रीब्यूशन की बात कर रही हूँ जो है 2.5 लाख। तो आप 10 साल के बाद कितना पैसा विड्रॉ कर सकेंगे? 25% ऑफ 2.5 लाख, दैट इज 62,500। लेकिन क्योंकि आप 25,000 पहले ही विड्रॉ कर चुके हैं, तो अभी आप मैक्सिमम 62,500 माइनस 25,000 मतलब 37,500 ही विड्रॉ कर पाएंगे। और कौन कौन से केसेस में विड्रॉल अलाउड है? बच्चे का हायर एजुकेशन या फिर शादी, आपको घर परचेज करना है या फिर कंस्ट्रक्ट करना है, इसके लिए आप विड्रॉ कर सकते हैं। कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो गया है, उसके ट्रीटमेंट के लिए आप कर सकते हैं। किसी एक्सीडेंट की वजह से डिसेबिलिटी हो गई है, उसके लिए जो मेडिकल खर्चा निकालना है उसके लिए आप विड्रॉ कर सकते हैं। या फिर स्किल डेवलपमेंट, आप कोई पढ़ाई वगैरह करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल तो समझ में आ गया, लेकिन क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिससे हम हमारा पूरा कॉर्पस ही एनपीएस से विड्रॉ कर सकते हैं मैच्योरिटी से पहले? ये ऑप्शन भी है, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कंट्रीब्यूशन के 5 साल के बाद ही प्रीमेच्योर विड्रॉल अवेलेबल है और इस केस में इंटायर कॉर्पस ही विड्रॉल के लिए अवेलेबल है। पार्शियल विड्रॉल में हम 25% ऑफ सब्सक्राइबर्स कंट्रीब्यूशन विड्रॉ कर सकते थे, लेकिन इस केस में हम पूरा का पूरा अमाउंट ही विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है, अगर ये कॉर्पस 2,50,000 के से कम है तो पूरा का पूरा पैसा लमसम विड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन अगर ये कॉर्पस 2,50,000 से ज़्यादा हो जाता है तो उसका 20% ही आप लमसम एक बार में उठा सकते हैं। बाकी 80% से आपको एन्युइटी परचेस करना है। सेम जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि मैच्योरिटी के बाद जो 40% का आपका एन्युइटी परचेस करना था, प्रीमेच्योर विड्रॉल में आपको 80% का एन्युइटी परचेस करना है और उसी से आपको मंथली पेंशन मिलने वाला है। अगर सब्सक्राइबर का डेथ हो जाता है तो नॉमिनी को पूरा का पूरा कॉर्पस मिल जाता है, वो भी टैक्स फ्री। अब आते हैं टैक्स इम्प्लीकेशंस में। टैक्स बेनिफिट 3 सेक्शंस में अवेलेबल है। नंबर 1 80 CCD 1, नंबर 2 80 CCD 1B एंड नंबर 3 80 CCD 2। अब डिटेल में सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। ये जो 80 CCD 1 है, ये ओवरऑल का जो 80 से लिमिट है उसी के अंदर आता है और आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक इसमें एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। अब ये 1.5 लाख तो मैक्सिमम हो जाता है। एक्चुअल क्राइटेरिया क्या है? अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो 20% ऑफ योर ग्रॉस इनकम या फिर 1.5 लाख, दोनों में से जो कम है उस अमाउंट का आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। और अगर आप सैलरीड हो तो आपका 10% ऑफ सैलरी, दैट इज बेसिक प्लस डीए, और 1.5 लाख दोनों में से जो लोअर अमाउंट है वो आप क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन 80 CCD 1B, ये एक्सक्लूसिवली फॉर एनपीएस है और इसमें 50,000 का डिडक्शन अवेलेबल है ओवर एंड अबव 1.5 लैक्स। मतलब 80C का जो 1.5 लैक्स है उसको छोड़ के फिर एक्स्ट्रा ₹50,000 का डिडक्शन सेक्शन 80 CCD 1B के अंदर अवेलेबल है। आवर नेक्स्ट सेक्शन इज 80 CCD 2, जो कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के लिए है। पहला 2 सेक्शन सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूशन के लिए था, लेकिन ये सेक्शन सैलरीड पर्सन्स के लिए है और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है।
इसमें अगर ओल्ड टैक्स रेजिम आप ऑप्ट करते हैं तो 10% ऑफ सैलरी दैट इज बेसिक प्लस डीए, या और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ये 14% है, तो इसका आपको एग्जेम्पशन मिलने वाला है। और अगर न्यू टैक्स रेजिम के लिए ऑप्ट करते हैं तो 14% ऑफ सैलरी बेसिक प्लस डीए आपको एग्जेम्पशन के लिए अवेलेबल है। और इस सेक्शन का अपर लिमिट है ₹7.5 लाख। ओल्ड टैक्स रेजिम के लिए जो 3 सेक्शंस हमने डिस्कस किया है वो तीनों ही एप्लीकेबल है, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम के लिए ओनली सेक्शन 80 CCD2 इज अवेलेबल। जब एनपीएस मेच्योरिटी हो जाता है तो हम 60% जो विदड्रॉ करते हैं एनपीएस का फंड, वो एंटायरली टैक्स फ्री है, मतलब ईईई में आते हैं, एग्जम्प्ट 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 कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो एनुइटी हम परचेस करते हैं 40% का, जिससे हमको मंथली इनकम मिलता है, वो monthly income is taxed as per existing income tax slab. NPS is regulated by PFRDA, Pension Fund Regulatory and Development Authority, and latest data के according NPS में 16 लाख करोड़ की फंड मैनेज होती है with more than 20 million subscribers. तो इस ह्यूज सिस्टम का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए PFRDA has registered 3 रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज, जिनको सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज या फिर CRAs बोला जाता है। और क्या है ये 3 CRAs? नंबर 1 कैम्प्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, नंबर 2 केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, एंड नंबर 3 प्रोटियन ईगॉफ टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैन। प्रैन यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ये एक 12 डिजिट यूनिक नंबर है जो हर एक एनपीएस सब्सक्राइबर को असाइन कर दिया जाता है। और इससे क्या फ़ायदा होता है? एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। आप लोकेशन चेंज कर लें, एम्प्लॉयर चेंज कर लें, कुछ भी हो जाए, आप अपने ब्रांड के ज़रिए अपने एग्जिस्टिंग एनपीएस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली एड्रेस दोस। अब हम जान लेंगे अकाउंट कैसे खोला जा सकता है। बात करते हैं ऑफलाइन मोड की। आप किसी पोस्ट ऑफिस या फिर किसी पब्लिक सेक्टर बैंक के डेजिग्नेटेड ब्रांचेस या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक के भी डेजिग्नेटेड ब्रांचेस में जाके ये एनपीएस अकाउंट फॉर्म फिलअप करके खोल सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट प्रोसेस इज टू ओपन इट ऑनलाइन। अभी अभी मैंने सीआरए के बारे में बात किया है, तो किसी भी सीआरए के वेबसाइट में जाके ई एनपीएस पोर्टल पे क्लिक करना है, जो रिक्वायर्ड डिटेल्स मांगेगा वो फिलअप करना है। इंस्टेंट ई केवाईसी ऑथेंटिकेशन हो जाएगा आधार बेस्ड ओटीपी के साथ। फिर आपको अपना पेंशन फंड मैनेजर और एलोकेशन ऑप्शंस चूज करना है। ये कैसे करना है इनके बारे में भी हम डिटेल में बात कर चुके हैं इस वीडियो में। और फिर द फाइनल स्टेप, आपको अपना इनिशियल कंट्रीब्यूशन कर देना है थ्रू इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब हम पहुंच चुके हैं इन द फाइनल सेक्शन ऑफ द वीडियो, जहां पे हम एनालाइज करेंगे कि इस स्कीम के प्रोज एंड कॉन्स क्या है। पहले प्रोज को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, वेरी बिग सब्सक्राइबर रेंज। अगर आप देखेंगे एनपीएस में सैलरीड पर्सन एलिजिबल है, सेल्फ एम्प्लॉयड एलिजिबल है, हाउस वाइफ एलिजिबल है, माइनर्स एलिजिबल है, मतलब 70 साल के नीचे कोई भी इंडियन सिटीजन एलिजिबल है। तो एनपीएस हैज गॉट एक्चुअली अ वेरी ह्यूज सब्सक्राइबर अम्ब्रेला। नंबर 2, वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स भी इंक्लूडेड है। वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, इसलिए रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाता है बहुत इजीली। नंबर 3, सूटेबल फॉर ऑल रिस्क एपेटाइट्स। आप हाई रिस्क टेकर है तो आपके लिए यहाँ पे स्कीम है। आप मॉडरेट रिस्क टेकर है तो आपके लिए भी स्कीम है। आप लो रिस्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ऑल रिस्क एपेटाइट्स के लिए ये स्कीम सूटेबल है। नंबर 4, टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल। ऑब्वियसली एनपीएस का जो टियर 1 है ये एग्जम्प्ट कैटेगरी की स्कीम है, तो इसलिए टैक्स बेनिफिट बहुत अच्छा मिल जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली न्यू टैक्स रेजिम के लिए भी यहाँ पे टैक्स बेनिफिट अवेलेबल है। फिर ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का प्रोसीजर अवेलेबल है, तो आप इजीली घर बैठे अकाउंट खोल सकते हैं। नंबर 6, सीमलेस एक्सेस थ्रू प्रैन। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि प्रैन के जरिए आप अपना लोकेशन चेंज कर सकते हैं, अपना जॉब चेंज कर सकते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड से सैलरीड बन सकते हैं, सैलरीड से सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हैं। तो कुछ भी हो जाए आप उसी एनपीएस अकाउंट को कंटिन्यू कर पाएंगे थ्रू प्रैन। इतने सारे प्रोज होने के बावजूद भी इस स्कीम के कई कॉन्स है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, ऑन रिटायरमेंट इंटायर कॉर्पस इज नॉट अवेलेबल फॉर विथड्रॉल। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है,
जब हमारी रिटायरमेंट होती है और हम एनपीएस से फंड विथड्रॉ करने जाते हैं, सिर्फ 60% ऑफ द कॉर्पस ही हमको लमसम में मिल जाता है, बाकी 40% तो एन्युइटी में री इन्वेस्ट हो जाता है। दिस ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट, फोर्सफुल परचेज ऑफ एन्युइटी। रिटायरमेंट में पैसा विथड्रॉ करते हैं तो 40% हमको फोर्सफुली एन्युइटी परचेज कराया जाता है, और अगर हम प्रीमेच्योर विथड्रॉ करते हैं तो ये परसेंटेज और भी ज़्यादा है, 80% का हमको एन्युइटी परचेज कराया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम अपने इन्वेस्टमेंट में अपना ही कंट्रोल खो बैठते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मुझे लगता है एनपीएस का है। नंबर 3, एन्युइटी इज बेसिकली अ लो रिटर्न एवेन्यू। तो अपने इन्वेस्टमेंट पे एक तो हम कंट्रोल खो रहे हैं, साथ ही साथ एक ऐसी जगह पे हम अपना फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत लो है। नंबर 4, वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ विथड्रॉल। Although premature withdrawal and partial withdrawal are available, लेकिन withdrawal अमाउंट इतना कम होता है कि वो बहुत ही नेग्लिजिबल बन जाता है। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा था, तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हेल्पफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।